नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श डिजिटल क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो आपको पता है मैंने पहला लेसन चल रहा था स्वर्णिम भारत, तो एक मैं आपको बढ़िया कथन कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, जरा पत्थर तो फेंक के देखो। तो मैंने आपको मौर्य साम्राज्य शुरू कर दिया था और आज मैं मौर्य साम्राज्य में आपको चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा दिया था। आज मैं आपको बिंदुसार, क्योंकि चंद्रगुप्त के बाद में उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। अब ध्यान दीजिए आप, तो आपको पता है बिंदुसार आपके चल रहा था, तो आपको पता है बिंदुसार में मैं सबसे बढ़िया बात बताऊं कि बिंदुसार का जो शासनकाल था वो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व बिंदुसार का कार्यकाल था। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हो गई थी और वहाँ पर आपको पता है चंद्रगिरी पहाड़ी पर उन्होंने सुलेखना विधि से प्राणों को त्याग दिया था। उसके बाद में प्रश्न आता है बिंदुसार। तो बिंदुसार का जो शासनकाल था 298 से 273 ईसा पूर्व। अब आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि बिंदुसार की उपाधि, सबसे पहले इनकी उपाधियाँ क्या थी। तो सबसे पहले भारत का पहला सिजेरियन सम्राट कैसे कहा जाता था, आपको कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका पुत्र कौन बना गद्दी पर, बिंदुसार बना। अब कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दो रानियां मुख्य थी, एक का नाम था दुर्द्रा, एक का नाम तो क्या था दुर्द्रा, एक उसकी पत्नी का नाम एक का तो क्या था दुर्द्रा था, और एक का कहा जाता है नंदिनी था, क्या था नंदिनी, और एक का कहा जाता है कि उसकी पत्नी का नाम मयूरा था, हेलेना, क्या था हेलेना। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की क्या थी, तीन पत्नियां थी। कहा जाता है कि दुर्द्रा और हेलेना ये दो पुत्रियां, तीसरी पत्नी नंदिनी इन दोनों से द्वेष रखती थी। कहा जाता है कि दुर्द्रा और हेलेना, हेलेना तो आपको पता है सिल्यूकस की पुत्री थी, और इसी हेलेना के साथ आपको पता है हेलेना का विवाह किसके साथ हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। तो दुर्द्रा और हेलेना ये दो मुख्य थी। नंदिनी उससे एक अन्य थी जो इन दोनों से क्या रखती थी, द्वेष रखती थी, मतलब घृणा रखती थी। एक बार कहा जाता है कि नंदिनी को आपको पता है एक नाग कन्या थी, नाग कन्या ने नंदिनी इन दोनों से क्या रखती थी, घृणा रखती थी। तो नंदिनी ने एक नाग कन्या से हेलेना दुर्द्रा को क्या पिला दिया था, विषपान करा दिया था। क्या करा दिया था, विषपान। इस विषपान के कारण आपको पता है दुर्द्रा की तो मृत्यु हो गई, और उसी समय में दुर्द्रा की मृत्यु होने के बाद में बिंदुसार भारत का पहला सिजेरियन सम्राट, सिजेरियन सम्राट का मतलब होता है आपको पता है सर्जरी, भारत में पहला शासक था जिसका जन्म सर्जरी तकनीक से हुआ, सर्जरी टेक्नोलॉजी से हुआ। तो आपको पता है जब सर्जरी टेक्नोलॉजी से हुआ तो आपको पता है बिंदुसार की माँ की तो दुर्द्रा की मृत्यु हो गई। जब वो पैदा हुआ तो उसके बाद में आपको पता है विषपान होने के कारण जब उसका जन्म वो सर्जरी तकनीक से हुआ तो आपको पता है ललाट के ऊपर एक बिंदु, विष का बिंदु का क्या बन गया था, बिंदु का चिन्ह अंकित हो गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बिंदुसार बना, बिंदुसार पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि भारत का पहला सिजेरियन सम्राट कौन था, बिंदुसार था। तो ये क्वेश्चन बन गया आपका शानदार, बिंदुसार भारत का पहला क्या था, सिजेरियन सम्राट। हम कह सकते हैं पहला सिजेरियन सम्राट, भारत का पहला सिजेरियन सम्राट कौन था, बिंदुसार था। उसके बाद में जैन ग्रंथों के अनुसार आपको पता है एक कन्नड़ जैन ग्रंथ था, कन्नड़ जैन ग्रंथ राजबली। इस कन्नड़ जैन ग्रंथ राजबली में आपको पता है जैन ग्रंथों में बिंदुसार का नाम सिंह था, क्या था, सिंह, इसको सिंह कहा जाता था, सिंह। इसे जैन ग्रंथों में क्या कहा जाता था, सिंह, इसे सिंह के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में क्वेश्चन आता है पुराणों के अनुसार, आपको वो पूछेगा कि कौन से पुराण में, तो आपको पता है वायु पुराण में बिंदुसार का नाम क्या था, भद्रेशार, क्या था। यदि आप 10वीं की बुक, यहाँ प्रश्न आ सकता है क्योंकि एक नंबर का प्रश्न है, एक चार्ज, तो आपको पता है पुराणों के अनुसार बिंदुसार का नाम क्या था, भद्रसार था। तो आपको ध्यान में रखना है बिंदुसार का कार्यकाल 273 ईसा पूर्व, उपाधि भारत का पहला सिजेरियन सम्राट था। सिजेरियन का मतलब था टेक्नोलॉजी या सर्जरी के द्वारा पैदा हुआ था, भारत का सिजेरियन पहला सम्राट। और जैन ग्रंथों में कन्नड़ जैन ग्रंथ था एक राजबली, उसमें इसको क्या कहा गया था, सिंह कहा गया था। क्या कहा गया था, आपको पता है इसका नाम क्या पड़ा, सिंह।
इसको शीर्षसेन के नाम से जाना गया था। और पुराणों के अनुसार, कौन से पुराण के अनुसार? वायु पुराण के अनुसार इसका नाम क्या था? भद्रसार। अब आता है महाभाष्य। तो आपको पता है महाभाष्य किसने लिखा? महाभाष्य आपको पता है, महाभाष्य पतंजलि ने लिखा। किसने लिखा? पतंजलि। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा और पतंजलि महाभाष्य के अनुसार इसका नाम बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार, या सॉरी बिंदुसार। तो महाभाष्य के अनुसार इसका नाम अमित्रघात था। अमित्रघात, इसमें अमित्रघात भी कहा जाता था। महाभाष्य के अनुसार बिंदुसार का नाम क्या था? अमित्रघात था। यूनानी ग्रंथों के अनुसार, इस पर ध्यान रखना है, यूनानी ग्रंथों के अनुसार इसको एमित्रोकेड्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एमित्रोकेड्स। ध्यान में रखना है इससे यूनानी ग्रंथों में। तो सबसे पहले महाभाष्य के अनुसार महाभाष्य के रचयिता कौन थे? पतंजलि थे। इन्होंने अमित्रघात की संज्ञा दी। यूनानी ग्रंथों के अनुसार इसको एमित्रोकेड्स था। इसी यूनानी ग्रंथों में तो क्या कहा जाता है? एमित्रो। संस्कृत का रूपांतरण इसका नाम पड़ा एमित्रोचेड्स। एमित्रोचेड्स। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। यदि यूनानी ग्रंथों के अनुसार एमित्रोकेड्स, उसके बाद में इसका संस्कृत रूपांतरण हुआ एमित्रोचेड्स, और एमित्रोचेड्स संस्कृत रूपांतरण हुआ। एमित्रोचेड्स का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। शत्रुओं का विनाश करने वाला। देखो ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। देखो ध्यान रखना है कि यूनानी ग्रंथों में इसको एमित्रोकेड्स कहा जाता, उसे फिर संस्कृत रूपांतरण हुआ। संस्कृत रूपांतरण में एमित्रोचेड्स कहा जाता था, और उसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। शत्रुओं का विनाश करने वाला किस ग्रंथों में? यूनानी ग्रंथों के अनुसार। उसके बाद में आइए आप देखो, उसके बाद में बिंदुसार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, तक्षशिला में विद्रोह, बहुत शानदार क्वेश्चन। तक्षशिला में विद्रोह, तो आपको पता है तक्षशिला में विद्रोह। तो ध्यान देखना है, तक्षशिला में विद्रोह। तो तक्षशिला के समय में आपको पता है विद्रोह हुआ था। तो तक्षशिला में विद्रोह होने के लिए एक आपको मैं चीज बताने जा रहा हूं। तक्षशिला में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। तो आपको पता है तक्षशिला में क्या हुआ? तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ, ध्यान देना, तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। मतलब बिंदुसार के समय में तक्षशिला में कितनी बार विद्रोह? 2 बार। तो आपको पता है पहले विद्रोह को दबाने के लिए पहले विद्रोह को दबाने के लिए आपको पता है बिंदुसार ने किसको भेजा? सुसीम को भेजा। किसको भेजा? सुसीम को। क्योंकि बिंदुसार के आपको पता है 2 बेटे थे, एक सुसीम और एक अशोक। तो पहले विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा? सुसीम को। अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि सुसीम को कहां भेजा? तो आपको पता है उस समय में सुशील तक्षशिला का क्या था? राज्यपाल था। तक्षशिला का क्या था? राज्यपाल। उस समय तक्षशिला का गवर्नर था, वो राज्यपाल कह दो या गवर्नर कह दो। तक्षशिला का सुसीम उस समय क्या था? और दूसरी बार आपको पता है दूसरी बार दबाने के लिए किसको भेजा? अशोक को भेजा। किसको भेजा? अशोक को। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, दूसरी बार दबाने के लिए किसको भेजा? अशोक को भेजा। तो आपको पता है अशोक उस समय में गवर्नर कहां का था? अशोक उस समय में गवर्नर कहां का था? उज्जैन का था। कहां का था? उज्जैन का गवर्नर था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो आपको पता है तक्षशिला में बिंदुसार के समय में 2 विद्रोह हुए। तो पहले विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा? सुसीम को भेजा। तो उस समय में तक्षशिला का सुसीम क्या था? गवर्नर था। और दूसरी बार दबाने के लिए किसको भेजा? अशोक को। और उज्जैन का उस समय क्या था? गवर्नर। एक क्वेश्चन आता है आपको, थोड़ा मैं इसको बढ़िया तरीके से बता दूं कि एक शानदार क्वेश्चन, अशोक के राज्याभिषेक से पहले राज्याभिषेक से पहले अशोक राज्याभिषेक से पहले उज्जैन का गवर्नर था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको कई बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अशोक राज्याभिषेक से पहले कहां का गवर्नर था? तो अशोक राज्याभिषेक से पहले
उज्जैन का क्या था, गवर्नर। तो तक्षशिला में उस समय में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। उसके बाद में देखिए आप ध्यान रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन। उसके बाद में आपको पता है यूनानी शासकों के साथ उसके बाद में देखो चीज आती है कि यूनानी, नीचे दे रखा है यूनानी शासकों के साथ उनके संबंध। ये जैसे यहाँ कटा हुआ है, यहाँ पर पीपीटी से थोड़ी सी कटी हुई आ गई, तो यूनानी संबंधों के साथ मैं बता देता हूं कि यूनानी शासकों के साथ, यहाँ पर टॉपिक है यूनानी शासकों के साथ उसके क्या संबंध थे, एंटियोक्स के साथ उसके क्या संबंध थे। तो थोड़ा ध्यान रखना है, मैं इस टॉपिक को लिख देता हूं यहाँ पर। तो आपको पता है यूनानी शासकों के साथ, कि यहां पर आ जाएगा यूनानी शासकों के साथ, तो यूनानी शासकों के साथ, यूनानी शासकों के साथ संबंध, तो ये टॉपिक है यहां पर। तो आपको पता है यूनानी शासकों के साथ अच्छे संबंध थे। उसी समय में आपको पता है यूनानी शासक था एक एंटियोक्स के साथ बिंदुसार। हालांकि कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही यूनानी शासकों के साथ अच्छे संबंध थे। तो आपको पता है यूनानी शासकों के साथ उसके क्या थे, एंटियोक्स के साथ अच्छे संबंध थे, किसके, बिंदुसार के। अब मैं इसके आपके बारे में व्याख्या बताता हूं कैसे उसके साथ संबंध अच्छे थे। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि उसी समय में आपको पता है एक बहुत शानदार गजब क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेबो एक इतिहासकार था। तो स्ट्रेबो एक वर्णन कर रहा है कि स्ट्रेबो कह रहा है कि सीरिया के शासक, एक नंबर लगा के लिखना है, सीरिया के शासक, बहुत शानदार, सीरिया के शासक एंटियोक्स ने डायमेक्स, ध्यान देना, सीरिया के शासक एंटियोक्स ने डायमेक्स को बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान देना इस क्वेश्चन को। एक अच्छा क्वेश्चन कि आपसे वो प्रश्न पूछ रहा है कि मैंने आपको पहले बताया कि एंटियोक्स के साथ, मतलब यूनानी शासकों के साथ बिंदुसार के संबंध बहुत अच्छा था। तो स्ट्रेबो वर्णन कर रहा है, स्ट्रेबो कह रहा है कि सीरिया के शासक एंटियोक्स ने डायमेक्स, आप 10वीं की बुक पढ़ोगे मिल जाएगा, डायमेक्स को बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। अब राजदूत के रूप में भेजा, बढ़िया बात है, राजदूत के रूप में भेजा। और आपको पता है इसी डायमेक्स ने मेगस्थनीज का स्थान लिया। किसका स्थान लिया, मेगस्थनीज, क्योंकि आपको पता है मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, एक सेल्यूकस ने भेजा था मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में। और आपको पता है मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था और इन्होंने इंडिका नामक क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। और इसी मेगस्थनीज के बाद में स्थान लेने वाला कौन था, डायमेक्स। तो आपको पता है पहली बहुत लाइन अच्छी है, स्ट्रेबो वर्णन कर रहा है कि सीरिया के शासक एंटियोक्स ने डायमेक्स को बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा, पहली लाइन। दूसरा संबंध बता रहा हूं मैं आपको, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये तो कौन कर रहा है, स्ट्रेबो वर्णन कर रहा है। दूसरा आपको पढ़ना है प्लिनी, बहुत शानदार क्वेश्चन, प्लिनी वर्णन कर रहा है। प्लिनी कह रहा है कि बिंदुसार के दरबार में, 2 नंबर लाइन, प्लिनी कह रहा है टालेमी या टालमी लिख दो लाइन, टोलमी सेकंड लिख दो, फिलाडेल्फस, बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्लिनी वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि पहले एंटियोक्स का वर्णन कौन कर रहा है, स्ट्रेबो कर रहा था। प्लिनी कह रहे हैं टालमी सेकंड एक मिस्र का शासक था, उसने तो कहां से भेजा, सीरिया से भेजा। टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस कहां का रहने वाला था, मिस्र का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था, मिस्र का। तो आपको पता है उसके बाद में प्रश्न है प्लिनी टॉलमी सेकंड, प्लिनी वर्णन कर रहा है कि टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस ने मिस्र से डायनोसियस, बहुत शानदार क्वेश्चन, डायनोसियस को राजदूत बनाकर
राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार के दरबार में भेजा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान देना लाइन को। तो मैं दोबारा कर रहा हूं, प्लिनी आंखों देखा वर्णन कर रहा है। टॉलमी सेकंड फिलाडेल्स, टॉलमी सेकंड फिलाडेल्स एक शासक था, कहां का था? मिस्र का। उन्होंने डाइमेक्स के बाद डायनोसियस को राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजता है? बिंदुसार के दरबार में भेजता है। तो दो बात। अब आगे देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया एंटियोक्स और बिंदुसार के संबंध बहुत अच्छे थे। एंटियोक्स जो सीरिया का शासक था, एंटियोक्स और बिंदुसार के अच्छे संबंध थे। एंटियोक्स और बिंदुसार के अच्छे संबंध थे। आपको पता है इन दोनों के संबंधों के बारे में एक एथेनियस, बहुत शानदार क्वेश्चन, एथेनियस इन दोनों का वर्णन कर रहा है कि एंटियोक्स और बिंदुसार के अच्छे संबंध थे। एथेनियस इसका वर्णन कर रहा है। अब देखो एक बहुत शानदार लाइन है, एंटियोक्स बहुत शानदार, एंटियोक्स और बिंदुसार के अच्छे संबंध थे। एथेनियस दोनों का क्या कर रहा है? संबंध का वर्णन कर रहा है। अब आपसे वो प्रश्न पूछ रहा है कि बिंदुसार बहुत शानदार क्वेश्चन, बिंदुसार एंटियोक्स से 3 वस्तुएं मांगता है। 3 वस्तुएं मांगता है। ध्यान रखना, बहुत शानदार लाइन है। एंटियोक्स और बिंदुसार के अच्छे संबंध थे। एंथोनियस इस दोनों का वर्णन कर रहा है। बिंदुसार एंटियोक्स से, बिंदुसार है वो एंटियोक्स से 3 क्या मांगते हैं? वस्तुएं मांगता है। कौन सी 3 वस्तुएं? व्याख्या कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से सुनना। 3 वस्तुएं मांगता है। कौन सी 3 वस्तुएं? ध्यान देना। पहली वस्तु, क्या वस्तु मांग रहा है? मीठी शराब। एक तो कौन सी मांग रहा है? मीठी शराब। दूसरी क्या मांग रहा है? देखो ध्यान देना। पहली वो कौन सी? एंटियोक्स से बिंदुसार क्या मांगते हैं? 3 वस्तुएं मांगता है। पहली मीठी शराब, दूसरी मीठी शराब, दूसरी सूखे मेवे, या हम कह सकते हैं अंगूर, सूखे मेवे, मीठी शराब, सूखे मेवे। 3 नंबर सोफिस्ट। यदि या तो सोफिस्ट नाम आएगा, सोफिस्ट नहीं आता है तो दार्शनिक। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो आपको पता है बिंदुसार एंटियोक्स से 3 वस्तुएं मांगता है, मीठी शराब, सूखे मेवे, अंजीर कह दो, सूखे मेवे नहीं ध्यान में आता है तो अंजीर। तो 3 नंबर क्या हो गया? दार्शनिक या सोफिस्ट। तो सोफिस्ट का मतलब होता है दार्शनिक। क्या होता है? दार्शनिक। अब ध्यान रखना, तो बिंदुसार एंटियोक्स से 3 चीजें मांगता है, मीठी शराब एक, दूसरी सूखी अंजीर लिख दो, सूखी अंजीर। 3 नंबर सोफिस्ट। तो एंटियोक्स ने 2 चीजें दे दी, मीठी शराब दे दी, सूखी अंजीर दे दी। सोफिस्ट दार्शनिक ने दिया, उन्होंने कहा, आगे लाइन लिख देंगे नोट लगा के, यूनानी साहित्यों में कहा गया है, यूनानी ग्रंथों में कहा गया है कि हमारे ग्रंथों में दार्शनिक का आदान और प्रदान नहीं किया जाता, दार्शनिक का क्रय और विक्रय नहीं किया जाता। तो सोफिस्ट आपको पता है यूनानी लोग बुद्धिजीवी होते थे, प्लेटो, सुकरात जैसे। तो सोफिस्ट उन्होंने देने से मना कर दिया, मीठी शराब दे दी और सूखी अंजीर दे दी। तो ये तो उन्होंने एंटियोक्स के साथ 3 क्या मांगी? चीजें मांगी। उसके बाद में देखिए बिंदुसार के बारे में क्या लगते हैं। उसके बाद में बिंदुसार के बारे में आपके लगते हैं, देखो बढ़िया बात, कि उसके बाद में बिंदुसार के बाद में सबसे ध्यान में रखना है कि बिंदुसार के, अच्छा क्वेश्चन तो ये, बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद होती थी, एक मंत्री
परिषद, एक मंत्री परिषद होती थी। बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की एक क्या होती थी? मंत्री परिषद। दो बार लिख देता हूं, बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद होती थी। 500 सदस्यों की मंत्री परिषद होती थी, जिसका प्रमुख खलाटक होता था। क्या होता था? खलाटक होता था। ये किसमें कहा गया था? ये भी ध्यान में रखना। दिव्यदान, एक बौद्ध ग्रंथ था दिव्यदान। इस दिव्यदान ग्रंथ में ऐसा कहा गया था। तो आपको पता है बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्य की मंत्री परिषद होती थी, जिसका एक प्रमुख सदस्य कौन होता था? जिसका प्रमुख सदस्य एक खलाटक होता था। तो ये तो हुआ बिंदुसार के दरबार में मंत्री परिषद। उसके बाद में देखिए, ध्यान में रखने, और अच्छा क्वेश्चन बनते हैं बिंदुसार के। उसके बाद में प्रश्न बनता है, बिंदुसार के दरबार में दिव्यदान एक ग्रंथ कहता है। दिव्यदान एक ग्रंथ कहता है। दिव्यदान एक ग्रंथ कहता है। दिव्यदान ग्रंथ के अनुसार उसके दरबार में पिंगल वंश आजीवक संत रहता था। पिंगल वंश एक आजीवक क्या रहता था? संत रहता था। देखो ध्यान देना, दिव्यदान ग्रंथ के अनुसार उसके दरबार में पिंगल वंश नाम का आजीवक संत रहता था। इस आजीवक संत ने घोषणा की कि अशोक नाम का एक शासक बनेगा। अशोक नाम का राजा, अशोक नाम का एक व्यक्ति शासक बनेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि भाई इसने घोषणा की कि एक दिन अशोक पिंगलवंश संत ने घोषणा की कि अशोक नाम का व्यक्ति एक चक्रवर्ती साम्राज्य का शासक बनेगा। ये किस घोषणा की? पिंगलवंश संत ने। उसके बाद में ध्यान में रखने, बिंदुसार के और भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में, ध्यान रखना, दिव्यदान बौद्ध ग्रंथ, एक ये भी ध्यान में रखना है, दिव्यदान बौद्ध ग्रंथ में ऐसा कहा गया था कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तो पहली बार सुसीम को भेजा, दूसरी बार समझाने किसको भेजा? अशोक को भेजा। अब एक अच्छा क्वेश्चन और आता है, बिंदुसार, बहुत शानदार क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार कौन से संप्रदाय का आजीवक? तो आपको पता है बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये क्वेश्चन आ सकता है। और आजीवक संप्रदाय का, अब मैं यहां पर यदि एक अच्छा मैं नोट लगा के लिखूं, बिंदुसार कौन से संप्रदाय का था? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। एक यदि मैं यहां नोट लगा के क्वेश्चन लिखूं, नोट लगा के, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का जनक, बहुत शानदार प्रश्न है। आजीवक संप्रदाय का जनक मखली आजीवक संप्रदाय का जनक मखली घोषाल, जो महावीर स्वामी का
शिष्य था, मखली घोषाल। तो मखली घोषाल इसके क्या थे? शिष्य थे। तो आजीविक संप्रदाय का संस्थापक मखली घोषाल जो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे, लेकिन उसके बाद में मतभेद होने के कारण ये चला गया, लेकिन महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था जमाली। तो नोट, आजीविक संप्रदाय का मखली घोषाल जनक था। तो बिंदुसार कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? आजीविक संप्रदाय को मानता था। उसके बाद में बिंदुसार की मृत्यु जो हुई वो ध्यान में रखना है। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई थी। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? 200 ईसा पूर्व में। तो ये हुआ आपका कौन सा टॉपिक? बिंदुसार। उसके बाद में चलते हैं हम, तो आपका बिंदुसार जो टॉपिक है वो क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। तो आगे चलते हैं हम टॉपिक के बारे में आगे। तो हम अब पढ़ेंगे अशोक, शुरू करेंगे। तो अशोक की मैंने आपको बताया बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? 273 ईसा पूर्व में हुई। तो बिंदुसार की 273 ईसा पूर्व में मृत्यु होगी और 273 से 232 ईसा पूर्व किसका शासन था? तो आपको ध्यान में रखना है 273 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व से किसका शासन था? 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व किसका शासन था? अशोक का था। अब देखो ध्यान में रखना है अशोक के नाम और उसकी उपाधियां। तो यहां से भी आपके प्रश्न आ सकता है, क्योंकि अशोक का बहुत ही धर्म के बारे में या अभिलेख के बारे में अशोक का क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। और अशोक के जैसे जस्ट समाप्त होगा अशोक, तो उसके बाद में मैं आपको उसका प्रशासन कराऊंगा। और पिछली बार प्रशासन से प्रश्न आया था, एकदम नॉर्मल प्रश्न आते हैं और करा दूंगा मैं आपको, क्योंकि 29 तारीख को आपका पता है सामाजिक का पेपर है, तो जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। अब देखो अशोक नाम से पता चल रहा है, आपको पता है अशोक का नाम से ही पता चल रहा है कि अशोक, अशोक का मतलब क्या होता है? आपको पता है माता सीता अशोक के नीचे रहती थी, अशोक वृक्ष के नीचे थी। अशोक का मतलब होता है शोक रहित, यदि वो दुखों से रहित, उसके कभी दुख नहीं होंगे, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अशोक। तो अशोक का शाब्दिक अर्थ नाम से पता चल रहा है। अब आपसे, तो आपको पता है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व अशोक का क्या था? शासन। ये भी एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, पीछे RS एग्जाम जैसे में आया है कि अशोक का शासन अवधि बताइए। तो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व अशोक का क्या था? शासन। अब मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं कि अशोक, देखे ध्यान रखना कि इस अशोक के प्रारंभिक जीवन की जो जानकारी है, बहुत शानदार क्वेश्चन। अशोक के प्रारंभिक जीवन की, अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी, अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी दिव्यावय दान ग्रंथ से मिलती है। बहुत शानदार क्वेश्चन। अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी, अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी हमें दिव्यदान ग्रंथ से। दिव्यदान किस का ग्रंथ है? बोध ग्रंथ है। क्या है? बोध ग्रंथ। तो इस ग्रंथ से हमें अशोक के जीवन की क्या मिलती है? जानकारी। अब देखो आपको ध्यान में रखना है अशोक का जो एक प्रश्न आता है अलग अलग किताबों में, अशोक का जो, अशोक जब गद्दी पर बैठा, ध्यान रखना अशोक गद्दी पर बैठा था, अशोक गद्दी पर बैठा था 273 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व में बैठा। लेकिन विधिवत, एक शानदार क्वेश्चन है, विधिवत इनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो ध्यान देना, बहुत शानदार। अशोक गद्दी पर तो कब बैठा? 273 ईसा पूर्व में, और विधिवत इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में। आगामी अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।